आपके पास ऐसा होगा जिसकी इन दोनों से जो डिस्टेंस का सम होगा, दूरियों का जो योग होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मान लो कि ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर है और ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपके पास, मान लो कि ये आपके पास 5 है, ये भी आपके पास क्या है 5 है। अब ये पॉइंट केवल उसी स्पेस के अंदर जा सकता है, उसी पॉइंट पर जा सकता है जहां से इन दोनों पॉइंट की दूरियों का योग हमेशा क्या रहे, 10 रहे। मान लो कि ये वाला जो पॉइंट है आपके पास अगर यहाँ पहुंच गया तो इस पॉइंट से दूरी इसकी देखो पास में आ गई, 4 हो गई, तो इस वाले से इसकी जो दूरी होगी वो बढ़ जाएगी, ये वाली दूरी 6 हो गई। मतलब ये पॉइंट इसी तरीके से मूव करेगा जहां से इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस का जो सम होगा वो रहेगा कांस्टेंट। मान लो कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे आया तो यहां से इसकी जो डिस्टेंस अगर 2 हो गई तो इस पॉइंट से जो इसकी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 8 होगी। मान लो कि ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया, इससे डिस्टेंस अगर 1 हुई तो इस पॉइंट की इससे जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 9 होगी। ठीक है, ऐसे सारे पॉइंटों को यदि अपन मैच करते हैं स्पेस के अंदर, इस तरीके से मैच करते हैं तो ये आपके पास जो शेप बनती है उसी शेप को अपन क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं, दीर्घवृत्त बोलते हैं। तो बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन आपके पास ऐसा है कि एक ऐसे चर बिंदु का बिंदु पद जिसकी दोनों स्थित बिंदुओं से दूरियों का योग हमेशा नियत रहे वो आपके पास क्या होगा, दीर्घवृत्त। एक दूसरी डेफिनेशन है, और दूसरी डेफिनेशन आपके पास ऐसी है, एक ऐसे चर बिंदु का बिंदु पद ये सब कोनिक के लिए एक जैसी होती है, और एक ऐसे चर बिंदु का बिंदु पद जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी और एक स्थिर रेखा से दूरी का अनुपात हमेशा नियत रहता है, और ये नियत अनुपात यदि 1 से कम हो तो ऐसे चर बिंदु का बिंदु पद हमेशा क्या बनता है, एक दीर्घवृत्त बनता है। जैसे मान लो कि एक तो आपके पास ये तो फिक्स पॉइंट है और ये आपके पास एक फिक्स लाइन है। एक चर बिंदु ऐसा होगा जिससे इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से जो डिस्टेंस का रेशियो आएगा, इस पॉइंट को मैं P बोल दूं, ये S और ये अगर आपके पास M है तो इन दोनों का जो रेशियो रहेगा इस वेरिएबल पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो रहेगा, PS अपॉन PM का जो रेशियो रहेगा वो रेशियो एक कांस्टेंट रहेगा। और ये जो कांस्टेंट रेशियो रहेगा जिसको अपन E से रिप्रेजेंट करते हैं, उत्केंद्रता भी बोलते हैं, ये उत्केंद्रता अगर आपके पास 1 से कम हो तो ये आपके पास क्या बनेगा, दीर्घवृत्त बनेगा। सेम इसी कंडीशन में जैसे मान लो कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे चला गया तो इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस, ये पॉइंट केवल इसी स्पेस में मूव करेगा जहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस दोनों का रेशियो तो कांस्टेंट हो और 1 से कम हो, तो ये जो पॉइंट होगा वो आपके पास स्पेस में इस तरीके से मूव करेगा। सेम इस पॉइंट की जैसे एक पॉइंट इधर भी होगा, सेम इस लाइन की जैसे एक लाइन इधर भी होगी, और ये आपके पास क्या बनेगा, दीर्घवृत्त बनेगा। तो ये मैंने दोनों डेफिनेशन जो कोनिक की होती है ये तो आपके पास हर कोनिक में काम में आएगी। पैराबोला में ई की जो वैल्यू हो जाती है वो 1 हो जाती है, इलिप्स में अपन पढ़ रहे हैं 1 से कम होती है। आगे अपन पढ़ेंगे हाइपरबोला, तो हाइपरबोला में जो वैल्यू होगी ई की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, 1 से ग्रेटर। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा उसमें ई की वैल्यू फिक्स हो जाएगी √2। लेकिन ये जो डेफिनेशन है वो थोड़ी थोड़ी अलग होती है। जैसे मैंने पैराबोला में ये बताया, एक फिक्स लाइन से और एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है। इसमें क्या होती है, एक ऐसे चर बिंदु का बिंदु पर जिसकी दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योग हमेशा कांस्टेंट। अति परवलय में इसी योग को अपन क्या बोल देते हैं, अंतर बोल देते हैं। ऐसे चर बिंदु का बिंदु पर जिसकी दोनों स्थिर बिंदुओं से दूरियों का अंतर हमेशा नियत रहे, वो अपन आगे अति परवलय में डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल ये आपके पास इस टाइप के इलिप्स बनेंगे। अब आपके पास हर कोनिक के लिए एक जो इक्वेशन होती है वहां से अपन कंडीशन देखते हैं कि कौन सा जो आपके पास कोनिक होगा वो एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपके पास कंप्लीट कोनिक की इक्वेशन है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² और प्लस 2gx और प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। ये आपके पास कंप्लीट कोनिक की इक्वेशन है, और इसमें अपन दो चीज कैलकुलेट करते हैं। एक चीज तो अपन कैलकुलेट करते हैं डेल, और डेल जो आपके पास होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डेल क्या होता है, ये जो डेल होता है वो इन्हीं कोएफिशिएंट से बनने वाला एक डिटरमिनेंट होता है, और इस डेल की वैल्यू आपके पास ऐसी होती है AHG BF और FC, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू ये नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए अगर ये इक्वेशन एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करे। ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन h² माइनस AB, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। अगर आप इस AB को इधर ट्रांसफर करते हैं तो कंडीशन बन जाती है h² इज लेस देन AB। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी जो इक्वेशन है ये आपके पास कंप्लीट कोनिक की इक्वेशन है, और कंप्लीट कोनिक की इक्वेशन अगर इलिप्स को रिप्रेजेंट करें तो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो इलिप्स होगा, अदरवाइज इलिप्स नहीं होगा। तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा चेंज है।
डेल नॉट इक्वल टू 0 तो कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा, और डेल इक्वल टू 0 हो तो ये जो इक्वेशन होगी दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, जिसको अपन बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। डेल नॉट इक्वल टू 0 के केस में कोनिक रिप्रेजेंट करेगा। अब इस पर डिपेंड करता है कि ये आपके पास क्या होगा। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 तो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, ये मैंने पहली क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो तो इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो तो वो किसको, हाइपरबोला को। ऐसे आपके पास अलग अलग कंडीशन होगी, कई बार इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये इक्वेशन डेल की वैल्यू और ये डेल की वैल्यू तो आपको परमानेंट है, वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, लेकिन आपको इसमें क्वेश्चन बचाएगा कि ये आपके पास कब इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। ज्यादातर इसका जो क्वेश्चन आता है वो पैराबोला के लिए आता है। अब अपन इलिप्स से रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजी डिस्कस करते हैं, जिसके क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा बनते हैं, क्योंकि आपको टर्मिनोलॉजी की समझनी है। टर्मिनोलॉजी अगर समझ गए तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इसमें आप सारी चीजें कैलकुलेट कर पाओगे, जैसा आपको पैराबोला में देखने को मिला। हाँ भाई, जिन स्टूडेंट्स ने अगर पैराबोला का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिलेगा, वहां से एक बार आप पैराबोला के कॉन्सेप्ट कवर कर लीजिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की रिक्वायरमेंट ये होती है सर कोनिक समझ में नहीं आया। तो कोनिक समझ में आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मतलब एक बार वीडियोस को देखिए, एक दो बार वीडियोस को अगर आप देख लोगे और उसके अकॉर्डिंग जो डायग्राम बने हुए हैं, डेफिनेशन है, उनको यदि आप समझ लेते हो तो कोनिक में दिक्कत नहीं आएगी और पूरी कोऑर्डिनेट आपकी अंगुलियों पे नाचने लगेगी, जैसा कि आपको स्टेटस में बार बार देखने को मिल रहा है। तो अपन डिस्कस करते हैं इलिप्स की जो टर्मिनोलॉजी है। मैंने आपको डेफिनेशन में स्टार्टिंग में ये बताया कि दो तो फिक्स पॉइंट होते हैं आपके पास, या एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन होती है। चलो अपन दो फिक्स पॉइंटों को देख लेते हैं। ये आपके पास ऐसा डायग्राम बनना था इलिप्स का, ठीक है, ये इलिप्स का डायग्राम था, और इस इलिप्स के डायग्राम में अपन ने देखा था कि ये जो फिक्स पॉइंट होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ये बताया कि एक ऐसे चर बिंदु का बिंदु पर जिसकी दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का योग हमेशा नियत रहे। तो ये जो फिक्स पॉइंट होते हैं, ये जो फिक्स पॉइंट होते हैं, इन फिक्स पॉइंटों को अपन बोलते हैं नाभियां बोलते हैं। दीर्घवृत्त की क्या होती है, नाभियां, दो नाभियां होती है, और इन दोनों नाभियों का जो मध्य बिंदु होता है, इस मध्य बिंदु को अपन बोलते हैं केंद्र बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। ये आपके पास क्या होगा, इलिप्स का सेंटर होगा। एक इन दोनों से पास होने वाली लाइन, और सॉरी, ये जो आपके पास फिक्स जो लाइन होती है, दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक ऐसे चर बिंदु का बिंदु पर जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी और एक स्थिर रेखा, जहां पर स्थिर रेखा बोला था मैंने, एक कांस्टेंट लाइन जो होती है, ये कांस्टेंट लाइन होती है आपके पास डायरेक्ट्रिक्स होती है। डायरेक्ट्रिक्स का मतलब होता है नियता, ये आपके पास बनेगी नियता। तो दीर्घवृत्त में आपके पास दो नियताएं होती है, एक नियता ये, एक नियता ये, दोनों साइड होती है। एक आपके पास इन दोनों को मिलाने वाली, नाभियों को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो नियता के लंबवत होती है, इसको अपन बोलते हैं एक्सिस बोलते हैं। ये आपके पास क्या होगी, एक्सिस। लेकिन आपके पास इलिप्स के केस में दो एक्सिस होती है, एक तो होती है अनुप्रस्थ अक्ष होती है, और एक आपके पास संयुग्मी, जिसको अपन अलग लैंग्वेज में बोलते हैं लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष बोलते हैं। तो ये जो आपके पास दोनों नाभियों को मैच करने वाली जो एक्सिस है, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन दीर्घ एक्स बोलते हैं, दीर्घ एक्स। और दीर्घ एक्स का मतलब आपके पास क्या होगी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेजर एक्सिस। ये आपके पास मेजर एक्सिस होगी। एक एक्सिस आपके पास होती है जो इसके सेंटर से तो पास होती है, और इसकी एक्सिस के लंबवत होती है, मेजर एक्सिस के लंबवत होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस बोलते हैं। यहां से लेकर यहां तक ये आपके पास सेंटर था, इससे पास होने वाली जो इक्वेशन होगी वो आपके पास क्या होगी, लघु एक्स होगी। ये जो लाइन होगी क्या होगी, लघु एक्स, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं अपन, माइनर एक्सिस बोलते हैं। ये माइनर एक्सिस होगी। एक आपके पास द्विकोटि, जो सारी चीजें अपन पहले सर्किल के अंदर या पैराबोला में पढ़ चुके, बस उसी का थोड़ा सा रिवीजन है। एक आपके पास क्या होगा, इसकी नाभि से गुजरने वाली ऐसी रेखा जो इसकी अक्ष के तो लंबवत होती है और इस अक्ष के द्वारा संधिभाजित होती है, उसको अपन द्विकोटि बोलते हैं। ठीक है, द्विकोटि नाभि से, द्विकोटि और नाभिलंब में थोड़ा सा फर्क होता है। पहले नाभिलंब देख लेते हैं। नाभिलंब एक ऐसी जीवा या एक ऐसी द्विकोटि जो नाभि से तो गुजरती है, इसकी अक्ष के लंबवत होती है और अक्ष द्वारा समद्विभाजित होती है। ये आपके पास नाभि थी, इस पॉइंट से तो गुजरने वाली, इसकी एक्सिस के लंबवत, और यहां से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा। इसको अपन क्या कहेंगे, नाभिलंब जीवा भी बोल देते हैं और नाभिलंब भी बोल देते हैं। तो दो नाभिलंब होंगे, एक इधर होगा एक इधर, अपन दोनों में से कोई सा भी बना सकते हैं। एक आपके पास द्विकोटि डबल ऑर्डिनेट, और डबल ऑर्डिनेट आपके पास एक ऐसी लाइन होगी जो एक्सिस के तो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी और एक्स के द्वारा बाइसेक्टेड होगी, मतलब एक्स द्वारा समद्विभाजित होने वाली और एक्स के लंबवत।
वो यहां पर भी हो सकती है, वो यहां पे भी हो सकती है, वो यहां पे भी हो सकती है, वो ये वाली रेखा भी हो सकती है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, द्विकोटि बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डबल कोऑर्डिनेट, ये द्विकोटि होती है। नाभिलंब भी एक द्विकोटि होता है, सारे नाभिलंब एक द्विकोटि होते हैं, लेकिन सारी द्विकोटियां एक नाभिलंब नहीं हो सकती, केवल वो ही द्विकोटि नाभिलंब होगी जो नाभि से गुजरेगी। ठीक है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजी है और इससे बाहर आपके पास कुछ नहीं आएगा। एक होती है इसके अंदर उत्केंद्रता, और उत्केंद्रता आप समझ लीजिए ये जो फिक्स पॉइंट होता है, ये वाला वेरिएबल पॉइंट था P और ये फिक्स पॉइंट था S, और ये आपके पास एक लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी। तो ये आपके पास PS अपॉन PM एक स्थिर बिंदु से दूरी और एक स्थिर रेखा से दूरी का अनुपात एक कांस्टेंट अनुपात होता है, और उस अनुपात को अपन क्या बोलते हैं, उत्केंद्रता बोलते हैं। ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इलिप्स के केस में इस ई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 से लेस होती है। तो मैंने सारी डेफिनेशंस आपको कवर करवा दी है। अब अपन क्या करेंगे, इन सब की कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब अपन इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी के जो कोऑर्डिनेट होंगे सारी चीजें अपन कैलकुलेट करना सीखेंगे। जैसा अपन ने पैराबोला में सीखा है, अपन सब कुछ कैलकुलेट करेंगे इलिप्स के लिए। और ये इलिप्स की जो इक्वेशन होती है, फर्स्ट फॉर्म में जो इलिप्स की इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपके पास इलिप्स की इक्वेशन होती है। इस इलिप्स के अंदर भी आपके पास दो टाइप के होंगे कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस हो, लघु अक्ष कई बार एक्स अक्ष होगी, कई बार लघु अक्ष आपके पास वाई एक्सिस होगी। तो पहली कंडीशन आपको ये पहचाननी है कि अगर ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन अगर आपके पास बी स्क्वायर हो, तो उसकी जो मेजर एक्सिस होगी, लघु जो सॉरी दीर्घ एक्स जो होगी वो क्या बनेगी, आपके पास एक्स एक्सिस डायग्राम आपके पास ऐसा बनेगा। सेकंड कंडीशन की भी अपन टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन कैलकुलेट करते हैं केंद्र के निर्देशांक। केंद्र के निर्देशांक ये आपके पास सेंटर है, और इस सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके पास क्या होंगे, इस पोजीशन के अंदर 0,0। आगे आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूं कि सेंटर की कोऑर्डिनेट अपन ने ऐसे कैलकुलेट किए हैं। ये जो आपके पास ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट कर दो और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो, वही आपके पास क्या होंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, दूसरी अपन बात करते हैं नाभि के निर्देशांकों की बात करते हैं। नाभि इसके अंदर दो होती है, एक नाभि आपके पास ये होती है, एक नाभि आपके पास ये होती है। ये आपके पास पॉजिटिव एक्सिस की साइड है, ये आपके पास नेगेटिव एक्सिस की साइड है। और पॉजिटिव एक्सिस की साइड में जो होगी वो होगी आपके पास AE,0 और नेगेटिव एक्सिस की साइड में होगी वो होगी -AE,0। तो आपके पास नाभि के जो निर्देशांक होंगे प्लस माइनस AE,0, ये आपके पास नाभि के निर्देशांक होंगे। तीसरी बात करते हैं अपन नियता की। तो नियता का समीकरण क्या होगा, नियता देखो ये जो पॉइंट जिससे ये नियता पास होती है वो वाला पॉइंट है आपके पास A/E,0, और इधर वाला जो पॉइंट आपके पास होगा वो होगा माइनस का A/E,0, ये आपके पास होगा। तो इन दोनों पॉइंटों पर y एक्सिस के पैरेलल लाइन अपन ड्रॉ कर रहे हैं, जो क्या होगी x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और x की वैल्यू एक बार तो A/E प्लस में होगी, एक बार माइनस में, तो इसको अपन प्लस माइनस लगा लेते हैं। ये आपके पास क्या होगा, नियता की समीकरण होगा। अब आपको एक पूछा जाता है नाभि लंब की लंबाई निकालो, नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई, और नाभि लंब की लंबाई फिक्स होती है। नाभि लंब की लंबाई यहां से लेकर यहां तक, ये आपके पास नाभि लंब की लंबाई होती है। ठीक है, ये और ये इक्वल होती है, दोनों को ऐड करते हैं तो नाभि लंब की लंबाई आपके पास होती है 2b² ये आपके पास नाभि लंब की लंबाई। एक इसमें आपको पूछा जाता है दीर्घ x की लंबाई बताओ, दीर्घ x की लंबाई क्या होगी। दीर्घ x की लंबाई, सॉरी पहले अपने को देखना चाहिए था, ये जो पॉइंट होते हैं इन पॉइंटों को अपन बोलते हैं शीर्ष बोलते हैं, ये पहले मिस कर दिया था, ध्यान दें, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट शीर्ष। इसके शीर्षों के निर्देशांक भी अपन कैलकुलेट करते हैं, शीर्ष क्या होंगे। तो शीर्ष देखो आपके पास ये जो पॉइंट है वो कौन सी एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस पर, तो y क्या होगा, 0 होगा। y को यदि आप 0 करते हो तो x स्क्वायर इक्वल टू आएगा A² और x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस A। तो आपके पास शीर्ष के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, प्लस माइनस A,0, ये शीर्ष के निर्देशांक होंगे। अगर अपन दीर्घ अक्ष देखें तो ये पॉइंट आपको क्या मिला, A,0 माइनस A,0 मिला। ये वाला पॉइंट क्या मिला, A,0। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को अपन क्या बोलते हैं, दीर्घ अक्ष की लंबाई। और दीर्घ x की लंबाई आपके पास क्या होगी, 2a होगी। एक आप ये वाला पॉइंट देख लीजिए, ये वाला पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है और वहां पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। और x कोऑर्डिनेट x के इक्वल अगर आप 0 पुट करोगे तो ये कोऑर्डिनेट 0,b आएगा, और ये वाला जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, 0, माइनस का b आएगा। अगर आप इसकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो इस लेंथ को अपन क्या कहते हैं, लघु x की लंबाई, और लघु x की जो लंबाई आपके पास होती है क्या होती है, 2b।
केवल एक चीज अपनी बची भी है, उत्केंद्रता। उत्केंद्रता देखो अपन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उत्केंद्रता। उत्केंद्रता के लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी का मतलब देखो इन दोनों में से जो छोटा हो वो ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। इसको आप इस तरीके से याद नहीं करें, ये याद करें 1 माइनस माइनर एक्सिस अपॉन मेजर एक्सिस, 1 माइनस माइनर अपॉन मेजर का स्क्वायर, तभी आपके पास ये डिजिट 1 से कम होगी। एक आप ई कैलकुलेट करने के बाद में चेक कर सकते हैं, अगर ई आपके पास 1 से कम आता हो तो वो आपके पास आराम से इलिप्स बन जाएगा, नहीं तो आपने ये वाला जो फॉर्मूला है वो गलत तरीके से लगाया होगा तो आपके पास ई की जो वैल्यू आएगी बड़ी आएगी। एक आप ये देख सकते हैं कि दोनों में से ऊपर कौन सा होगा। बहुत बार कंफ्यूजन ये होता है सर ए स्क्वायर आएगा बी स्क्वायर आएगा, तो आप ये ध्यान रखिए कॉन्सेप्ट ये बना लें, इन दोनों में से जो छोटी होगी वो तो आपके पास ऊपर आएगी, बड़ी वाली संख्या नीचे आएगी। तो ये आपके पास टर्मिनोलॉजी है पहले टाइप की, जिसके अंदर जिसकी जो दीर्घ एक्स होती है वो एक्स एक्सिस होती है। अब अपन डिस्कस करते हैं दूसरे टाइप का इलिप्स, और उस दूसरे टाइप की इलिप्स की जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन तो सर पहले वाले जैसी है, केवल और केवल जो फर्क रहेगा वो इन दोनों में रहेगा। एक्स स्क्वायर के नीचे की संख्या बड़ी हो तो एक्स एक्सिस पे लौट जाएगा, अगर वाई एक्सिस के नीचे की संख्या बड़ी हो तो वाई एक्सिस पर खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे केस में यहाँ पर आपके पास बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए स्क्वायर से ग्रेटर होगी, ठीक है। तो आपके पास जो इलिप्स बनेगा वो ऐसे शेप का बनेगा। यहाँ पर अपन सारी चीजें इसकी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो अपन कैलकुलेट करते हैं इसका सेंटर। तो सेंटर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास जो इसका सेंटर रहेगा वो क्या रहेगा 0,0। दूसरी अपन बात करते हैं इसके शीर्षों की। तो इसका जो शीर्ष होगा, अब देखिए कहां पे चला जाएगा, शीर्ष दीर्घ एक्स वाले सिरों को मानते हैं। अब आपके पास दीर्घ एक्स जो है वाई एक्सिस है, और अगर ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस पर होगा तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, और 0 पुट करोगे तो ये जो पॉइंट आपके पास y के इक्वल प्लस माइनस बी आएगा, तो 0,b तो ये होगा, और 0, माइनस का b आपके पास ये आएगा। तो शीर्ष के कोऑर्डिनेट होंगे आपके पास 0, प्लस माइनस b, ये शीर्ष के कोऑर्डिनेट। दूसरी अपन बात करते हैं नाभि के निर्देशांक कैसे निकालें। नाभि के निर्देशांक, अब नाभि कौन सी एक्सिस के ऊपर चली गई, वाई एक्सिस के ऊपर चली गई, और इन दोनों के जो कोऑर्डिनेट होंगे नाभियों के निर्देशांक वो होंगे 0, प्लस माइनस बीई, ये आपके पास नाभि के निर्देशांक। ये वाला जो पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट नाभि है, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, बीई, और ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 0, माइनस का बीई। ये जो कोऑर्डिनेट है आपके पास 0, बी अपॉन ई है, और ये जो कोऑर्डिनेट है आपके पास 0, माइनस का बी अपॉन ई है। तो आपके पास देखो सारी चीजें एक बार कोऑर्डिनेट अगर आपने मेंशन कर लिए, आप सारी चीजें लिख सकते हो। ये वाला पॉइंट आप देख लो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसमें वाई क्या होगा 0 होगा, और y के इक्वल अगर आप 0 पुट करोगे तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा a,0, ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा -a,0। सारी चीजें आप लिख सकते हो। नाभि के निर्देशांक अपन ने निकाल ली, और अब अपन निकालते हैं नियता का समीकरण, निकालते हैं नियता का समीकरण। अब देखो नियता जो आपके पास है वो कौन सी एक्सिस के ऊपर चली गई, नियता चली गई आपके पास एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, और वो कोड क्या होता है y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और y इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक तो b, ई ऊपर वाली नियता के लिए, और माइनस लगाएंगे नीचे वाली नियता के लिए, प्लस माइनस b अपॉन ई नियता का समीकरण होगा। एक यदि आपको निकालने हो केंद्र निकाल लिया, शीर्ष निकाल लिया, नाभि निकाल लिया। एक अपन निकालते हैं नाभि लंब की लंबाई, निकालते हैं नाभि लंब की लंबाई। इस केस में क्या होगी नाभि लंब की लंबाई, तो नाभि लंब की लंबाई पहले होती थी 2b स्क्वायर अपॉन ए, और अब होगी आपके पास b की जगह a और a की जगह b आएगा, और कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। जहां पे x कोऑर्डिनेट आता है अब वहां पे y कोऑर्डिनेट, x की जगह y और y की जगह x चेंज आएगा, a की जगह b और b की जगह a। तो नाभि लंब की लंबाई जो आपके पास होती थी पहले 2b स्क्वायर अपॉन a होती थी, और अब क्या होगी 2a स्क्वायर अपॉन b होगी, ये आपके पास नाभि लंब की लंबाई होगी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको जो क्वेश्चन है वो ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। एक आप इसमें ये भी ध्यान रखें कि दीर्घ एक्स की लंबाई अब क्या होगी दीर्घ अक्ष, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई यहां से लेकर यहां तक होगी, ये b है ये b है, तो आपके पास दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या बनेगी 2b बनेगी। अगर आपको कैलकुलेट करना हो लघु एक्स की लंबाई, तो लघु एक्स की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, यहां से यहां प्लस यहां से यहां तक, और लघु एक्स की लंबाई आपके पास क्या आएगी 2a। तो केवल और केवल इलिप्स से रिलेटेड आपको इतनी सारी चीजें ध्यान रखनी है, और आपका जो क्वेश्चन आएगा वो फटाफट सोल्व हो जाएगा। उत्केंद्रता का भी फॉर्मूला आप याद रखें। अगर आपको इसकी उत्केंद्रता कैलकुलेट करनी हो, मेन चीज आपके पास यही है, 3 चीजों का मान कैलकुलेट कर लो, केवल ए कार, बी कार, ई का। तो यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है उत्केंद्रता के लिए। 1 माइनस दोनों में से जो छोटा होगा वो वाला मान ऊपर आएगा,
यहाँ पे ए स्क्वायर छोटा है तो ए स्क्वायर ऊपर आएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये आपके पास उसके अंदर का फॉर्मूला होगा। हर जगह आप चेक कर लें, ए बी और ई के अलावा कोई काम ही नहीं आ रहा, तो ए बी और ई फाइंड आउट करो और अपना काम फटाक से हो जाएगा। आप मेंशन ये कर लेना कि आपके पास जो एलिप्स बना है वो कौन से टाइप का बना है। अधिकतर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन एक्स एक्सिस वाले के होंगे, जिसकी दीर्घ एक्स एक्सिस पर होती है। अब अपन इनसे रिलेटेड सारी चीजें कैलकुलेट करना सीखते हैं। जब भी आपके पास देखो इलिप्स का क्वेश्चन आए, प्रैक्टिस करते टाइम आपको क्या करना है, सबका तो देखो डायग्राम फॉर्म करना है। सबका डायग्राम फॉर्म करोगे, सब आप देखो, आपको अगर नाबिलम पूछा है लेकिन आप कैलकुलेट करिए सारी चीजें। अगर आप 4-5 क्वेश्चन में सारे कोऑर्डिनेट लिखते हैं, सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट अपने आप सॉलिड हो जाएंगे, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। तो पहले आपको प्रैक्टिस इसी अंदाज से करनी पड़ेगी, सारी चीजें आप डायग्राम में मेंशन करते हुए चलो, सारी चीजें याद हो जाएगी। तो ये आपके पास देखो एक इलिप्स की इक्वेशन है, आप देख सकते हो आराम से कि इलिप्स की इक्वेशन में यहाँ पर जो आपके पास एक्स स्क्वायर के नीचे वाली डिजिट वाई स्क्वायर के नीचे वाली संख्या से बड़ी है, इसका मतलब ये जो आपके इलिप्स होगा वो एक्स एक्सिस पर सो जाएगा, ऐसा आपके पास इलिप्स बनेगा। और ऐसा इलिप्स अगर आपके पास बनेगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास ये सेंटर होता है, केंद्र के निर्देशांक यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो वो आपके पास क्या होगा 0,0। इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को फिर अपन आगे पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, जैसा अपन ने पैराबोला में पढ़ा है। ये जो इक्वेशन है थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, इसका सेंटर 0,0 के अलावा कहीं और चला जाता है, वो अपन कैलकुलेट करेंगे। ये आपके पास 0,0। एक आप सबसे पहले ये कर लें, सेंटर से भी पहले आप ये चीज कैलकुलेट कर लो कि इसको कंपेयर कर लो। बस कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के टाइप का है। ए स्क्वायर के इक्वल 25 और बी स्क्वायर के इक्वल आपके पास 16, तो ए के इक्वल आपके पास क्या आएगा 5 और बी के इक्वल आपके पास क्या आएगा 4। एक चीज और बच गई, क्या हो गई, इसेंट्रिसिटी उसके अंदर था बच गई। अगर आप इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला अगर भूल गए तो याद रखो 1 माइनस छोटी वाली अपॉन बड़ी वाली, ठीक है, 1 माइनस छोटी वाली अपॉन बड़ी वाली। 1 माइनस छोटी वाली डिजिट आपके पास क्या है 16 और बड़ी वाली डिजिट आपके पास क्या है 25। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 3/5 आएगा। यहां से आप ये भी देख सकते हैं, कैलकुलेट करने के बाद में देख लें, कैलकुलेट करने के बाद में अगर ये आपके पास 1 से लेस आ रहा है तो आपकी कैलकुलेशन सिंपल है, सही है। ई की वैल्यू अपन कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, केंद्र के निर्देशांक। तो केंद्र तो आपके पास क्या होगा 0,0, ये आपके पास सेंटर है 0,0। अब आप कैलकुलेट करिए नाभि के निर्देशांक। तो नाभि के जो निर्देशांक होते हैं, जब भी आप 1-2 बार फॉर्मूला लगा के लिखें फिर डायरेक्ट लिखें। नाभि एक्स एक्सिस के ऊपर है प्लस माइनस ए ई 0, तो ए का मान आपके पास 5 है। अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हो तो नाभि के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे प्लस माइनस 3,0। दूसरी अपन बात करते हैं नियता का समीकरण। नियता का जो समीकरण आपके पास होगा वो इस वाले पॉइंट पर होगी नियता, और ये जो पॉइंट आपके पास क्या है a अपॉन ई 0, और इस पॉइंट पर y एक्सिस के पैरेलल लाइन x इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई होगा। यहाँ पर a का और e का मान रखना है केवल। a का मान आपके पास 5 है, e का मान आपके पास ये है, डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 1/3 आएगा। ये आपके पास नियता का समीकरण आएगा। नियता का समीकरण आ गया। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, लघु x की लंबाई, दीर्घ x की लंबाई, और दीर्घ x की लंबाई आपके पास क्या होती है 2a, और a की वैल्यू आपके पास कितनी है 5, और पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा 10 आएगा। और एक आपके पास लघु x की लंबाई अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या होगा 2b होगा, और b की वैल्यू आपके पास क्या है 4, तो आपके पास कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। और आपको क्या कैलकुलेट करने हैं, सीड्स कैलकुलेट करने हैं। अगर आप सीड्स कैलकुलेट करते हो तो ये जो पॉइंट होते हैं ये क्या होते हैं सीड्स होते हैं, प्लस माइनस a, 0, तो सीड्स के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस a, 0, a की वैल्यू आपके पास क्या है 5 है, तो आपके पास क्या आएगा प्लस माइनस 5, 0, ये आपके पास सीड्स आ जाएंगे। एक आपको पूछा जाता है नाबिलम की लंबाई, तो नाबिलम की लंबाई होती है 2b स्क्वायर अपॉन a होती है, और 2 इंटू बी की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 16 और a की वैल्यू आपके पास क्या है 5 है, तो आपके पास नाबिलम की जो लंबाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 32/5। बस इतनी सारी चीजें ही आपको एग्जाम में पूछी जाएगी। सारी चीजें ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाबिलम की लंबाई का, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऊपर कौन सी डिजिट रखें, तो ध्यान रखना नाबिलम की लंबाई में छोटी वाली ऊपर बड़ी वाली नीचे, जैसा अपन उत्केंद्रता में करते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये आपके पास एक अगला क्वेश्चन है, इलिप्स का इक्वेशन है। इसमें भी आपको सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, और सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे 144 का इधर डिवाइड करेंगे।
144 क्योंकि इधर कांस्टेंट 1 बनाना होता है, 144 का डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 16x² बटा 144 और प्लस 9y² बटे 144 बराबर कितना आएगा आपके पास 1 आएगा। तो ये आपके पास बनेगा x², इसको इससे कैंसिल करोगे 9 और प्लस y² अपॉन 16 इक्वल टू आपके पास 1 बनेगा। तो ये जो आपके पास एलिप्स बना आप आसानी से समझ सकते हैं, y² के नीचे की संख्या बड़ी है, इसका मतलब f जो आपके पास काम होगा वो किसका होगा, y एक्सिस का होगा, y एक्सिस पर सारी चीजें पहुंच जाएगी। तो अब इसके अंदर अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो a² की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 9 मिलेगी, b² की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 16 मिलेगी। इसका मतलब a की वैल्यू 3 होगी, b की वैल्यू आपके पास 4 होगी और e की वैल्यू और कैलकुलेट कर लो। e की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो e का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस छोटी वाली अपॉन बड़ी वाली, ठीक है, 1 माइनस छोटी वाली अपॉन बड़ी वाली। तो यहां पर छोटी वाली आपके पास क्या है, 3 है, 1 माइनस 9 अपॉन 16 और यदि आप इसको सोल्व करते हैं 1 माइनस a² अपॉन b² तो स्क्वायर रूट 7 अपॉन 4 आपके पास आएगा। क्लियर है, 1 माइनस स्क्वायर रूट 7 अपॉन 4, ये आपके पास इसेंट्रिसिटी आ गई, उत्केंद्रता आ गई। अब आप सारी चीजें इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे इसका केंद्र क्या होगा, तो इसका केंद्र क्या होगा 0,0, ये आपके पास सेंटर होगा 0,0। दूसरी अपन बात करते हैं शीर्षों की, तो आपके पास शीर्ष जो होगा इसका वो क्या होगा 0, प्लस माइनस b होगा। यहाँ पे b की जो वैल्यू आपके पास है वो कितनी है, 4 है। तो अगर आप नोट करते हैं तो 0, प्लस माइनस 4, ये वाले जो पॉइंट होते हैं इनको अपन शीर्ष बोलते हैं, तो शीर्ष होंगे 0, प्लस माइनस 4। फिर अपन बात करते हैं नाभि के निर्देशांकों की। नाभि के निर्देशांक आपके पास क्या होंगे, 0, प्लस माइनस बीई होगा, केवल b का और e का मान रखना है, b इंटू ई करोगे तो नाभि के निर्देशांक आपके पास 0, प्लस माइनस √7, ये आपके पास नाभि के निर्देशांक आ जाएंगे। अब अगर आपको नाभि लंब की लंबाई और सारी चीजें कैलकुलेट करनी हो, नाभि लंब की लंबाई कैलकुलेट करनी हो, नाभि लंब की लंबाई, तो नाभि लंब की लंबाई क्या होगी, आसानी से समझ सकते हो, नाभि लंब की लंबाई होगी आपके पास 2a² अपॉन b होगा। a की वैल्यू आपके पास a² की वैल्यू है 9, 2 इंटू 9 अपॉन b की वैल्यू आपके पास क्या है 4, तो आपके पास क्या बनेगा, ये से कैंसिल होगा 9/2, नाभि लंब की लंबाई बनेगी 9/2। अगर आपको लिखना हो दीर्घ x की लंबाई लिखनी हो, दीर्घ x की लंबाई, अब आपके पास दीर्घ x जो बनेगा वो कितना बनेगा, 2b बनेगा और b की वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो आपके पास कितना आएगा, 8 आ जाएगा, नाभि लंब की लंबाई 8 आई। अगर आपको लिखना हो लघु x की लंबाई लिखनी हो तो लघु x जो आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, 2a और a की वैल्यू अगर आप 3 पुट करोगे तो लघु x की लंबाई बन जाएगी 6। इसके अलावा आपको देखो ज्यादा क्वेश्चन इलिप्स से रिलेटेड पूछे नहीं जाते हैं, केवल इन्हीं के अंदर आपको थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास ऐसे हैं, इसमें ऐसा पूछ लिया जाएगा नाभि लंब की लंबाई, इन सारी चीजों में से कोई भी एक चीज आपको पूछ ली जाएगी। उत्केंद्रता पूछी जा सकती है, उत्केंद्रता के लिए डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बस ज्यादा कंफ्यूजन मैंने आपको बता दिया है कि कंफ्यूजन होता है यहाँ पर, ये फॉर्मूला आपके पास कौन सा लगेगा, तो ये आप ध्यान रखें। इलिप्स के केस में 1 माइनस छोटी वाली अपॉन बड़ी वाली होती है, तो दोनों में से ए और बी आप चाहे किसी को ही मान लो, फॉर्मूला 1 माइनस छोटी वाली अपॉन बड़ी वाली का अगर आप काम करोगे तो इससे आपके पास क्या होगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक सारे आंसर आपके पास आ जाएंगे। देखते हैं एक क्वेश्चन आपके सामने है, एक आपको दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता निकालनी है और ऐसे दीर्घवृत्त में उसके नाभि लंब की लंबाई उसकी नाभियों के बीच की दूरी के बराबर है। तो ये देखो आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, माइंड एक बार अप्लाई करो। अगर आपके पास दीर्घवृत्त ऐसा हो तो नाभि के बीच की दूरी, नाभि के निर्देशांक आपके पास क्या होते हैं, ae, 0 और ये आपके पास क्या होगा, माइनस ae, 0। इसका मतलब नाभियों के बीच दूरी आपके पास क्या होगी, 2ae होगी, ठीक है। और यदि आप नाभि लंब की लंबाई निकालते हैं तो नाभि लंब की लंबाई आपके पास क्या होती है, 2b² अपॉन a होती है, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल होगा और यहां से आपके पास अगर a को इधर ट्रांसफर करते हो तो e के इक्वल आपके पास आएगा b² अपॉन a² आएगा। ये आपके पास e की वैल्यू आई, लेकिन अपने को मैथमेटिकली डिजिट कैलकुलेट करनी है तो अपन e का फॉर्मूला वापस अप्लाई करेंगे। e का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, 1 माइनस b² अपॉन a², ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। अगर अपन दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो e² के इक्वल क्या आएगा, 1 माइनस b² अपॉन a² आएगा। अब यहां से b² अपॉन a² की वैल्यू आपके पास क्या है, e है, तो अगर आप यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे e पुट करोगे तो आपके पास आएगा e² के इक्वल 1 माइनस e आपके पास बनेगा और आप इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, e को इधर अगर आप ट्रांसफर करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, e² प्लस का e माइनस 1 इक्वल टू 0 और इसको यदि आप सोल्व करते हैं
तो आप ई की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहां पर मैंने आपको एलिप्स से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करवा दिए हैं और आपको देखो डायग्राम बना बना के प्रैक्टिस करनी। ये क्वेश्चन सिंपल है, आप इसके आंसर भी मैं कैलकुलेट कर देता हूं। अगर आप इसके आंसर कैलकुलेट करोगे तो ई की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी -1 प्लस -b स्क्वायर माइनस का 4ac/2a। ठीक है, नेगेटिव साइन लोगे तो इसेंट्रिसिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, तो पॉजिटिव साइन लेना पड़ेगा। ई की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 - 1/2, ये आपके पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आएगी। तो मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कवर करवा दिए हैं और इसका एक वीडियो आपको और मिलेगा जिसमें अपन ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को शेयर करिए और शाम को अपनी जो लाइव क्लासेस होती है वहां पे आप अपने दोस्तों को लेके आइए। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जितने ज्यादा सब्सक्रिप्शंस बढ़ेंगे, जितने ज्यादा व्यूज और लाइक बढ़ेंगे, उतना ही टीचर को पढ़ाने में मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपको इसी मोटिवेशन के साथ में आगे पूरी सीरीज और RS अग्रवाल में सोल्व करवा रहा हूं। अगर आपको एक्टिविटीज थोड़ी और अच्छी रहती है तो मैं आपको और भी टाइप की बुक के लिए प्रेफरेंस दूंगा और उसको अपन एक नया लाइव सेशन स्टार्ट करके उसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। चैनल को शेयर करने के लिए और वीडियोस को देखने के लिए आप सभी लोगों का हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।